हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में मैं जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर इस एक वीडियो में कराने वाला हूं। यानी कि आपकी वन शॉट होने वाली है और पूरे जो आपकी मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सबका कॉम्बो होगा। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। और साथ साथ आप चाहो तो नोट्स ही बना सकते हैं इंपॉर्टेंट के लिए। और जब ये वीडियो पूरी अपलोड हो जाएगी तब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा एमसीक्यू फॉर्म में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कि आप में से कोई बच्चा मेरी लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहता है, चाहे ग्रुप में या प्राइवेटली, तो वो यहाँ व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकता है, ठीक है ना। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा बेटा, जिसमें मैं आपके 10 टाइम एमसीक्यू अपलोड करता रहता हूँ। तो वहां पे आप आंसर अच्छे से देख सकते हैं फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। चलिए, सबसे पहला, जैसा कि आपको मालूम है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में सबसे पहला चैप्टर है आपका मनी एंड बैंकिंग। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। मनी क्या है सर? मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है। अगर आपको एक्सचेंज करना है, क्या आप कह सकते हो लेना देना है, तो उसके बदले आप किसी को मनी दे सकते हो और वो इजीली एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। तो अगर जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, वो मार्केट ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मार्केट ट्रांजैक्शन यानी कि बाजार में कुछ खरीदना बेचना अगर नहीं करते तो मनी उनके लिए किसी काम का नहीं। और जो लोग मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए मनी किसी काम का है। जो लोग एक्सचेंज करते हैं, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाता है जब मनी नहीं था, उस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, या आप कह सकते हो बार्टर एक्सचेंज। और इसका दूसरा नाम हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन सर, ये जो बार्टर सिस्टम था इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, काफी सारे परेशानियां आती थी इसमें, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में क्या होता था कि भाई मान लीजिए ए को चाहिए कार, जो किसके पास है? बी के पास। और बी को चाहिए हॉर्स, जो किसके पास है? ए के पास है। अब ये दोनों को एक दूसरे को ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा, जिसे हम सर्च कॉस्ट कहते हैं, है ना। भाई ऐसा तो है नहीं कि ए को मालूम है बी वहां पे है, या बी को मालूम है ए वहां पे, दोनों को एक दूसरे को ढूंढने में टाइम लगेगा। वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डिफर्ड पेमेंट, अगर आप किसी को पेमेंट करना है, किसी को जॉब पे रखना है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो काफी सारी इसके ड्रॉबैक्स थे। और जैसे ही मनी आया, मनी ने इन सारे ड्रॉबैक्स को टाटा बाय बाय खत्म कर दिया, है ना। मनी ने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया। तो अब हम थोड़ा ध्यान देंगे कि सर ये हमारी जो मनी है, जो हमारे मनी भाई हैं, वो कहां से आए हैं? एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी में क्या है कि जो हमारी बार्टर सिस्टम था उसके काफी सारे लिमिटेशंस थे, है ना, जिससे हमारी जो एक्सचेंज होती थी वो इनएफिशिएंट होती थी, जिसकी वजह से सोसाइटी ने क्या अपनाया? मनी अपनाया। मनी काफी सारी अलग अलग स्टेजेस से होकर निकला, जैसे कि सबसे पहला आपका कॉमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में क्या होता है कि हमारा कमोडिटी मनी में क्या होता था, जो हमारा बार्टर सिस्टम था उसमें एक जनरली डिमांड करने वाला गुड्स, कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे हमारे काउज हैं, सी शेल्स, लेदर, ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम क्या कहते थे? कमोडिटी मनी। सेकंड था हमारा मेटेलिक मनी। जो हमारी कमोडिटी मनी थी उसको रिप्लेस किया गया मेटेलिक मनी से। और
इसमें हम क्या करते थे, इसमें हमारे मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन सभी का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे, तो इसके फायदे क्या क्या हो रहे थे सर, कि ये जो हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं मेटेलिक मनी से, वो इजीली एक्सेप्टेबल थे बाइंग सेलिंग करने के लिए, ड्यूरेबल थे, इजी टू हैंडल था, और इनको आप छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन 1930 के बाद जो हमारी मेटेलिक मनी थी वो भी खत्म हो गई। कैसे सर? क्योंकि गवर्नमेंट 100% गोल्ड रिजर्व रखती थी अपने पास, सप्लाई लिमिटेड करती थी, लार्ज ट्रांजैक्शन को हैंडल करने में काफी डिफिकल्टी होती थी, दूर ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी नहीं थी। तो इसके बाद हमारा तीसरा फॉर्म आया मनी का, जो था हमारा पेपर मनी। पेपर मनी में क्या होता है, इसमें हमारा जो, अब आपने देखा कि जो हमारे मेटेलिक मनी था वो खत्म हो गया, और इनकन्वीनियंस भी इसमें काफी ज्यादा था गोल्ड एंड सिल्वर का। तो यहां पर ट्रांजैक्शंस को करने के लिए इन्वेंटेड किया गया पेपर मनी, जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। जो आप ये नोट इस्तेमाल करते हैं ना, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ये हमारी पेपर मनी कहलाता है। फिर है फोर्थ, जिसको हम कहते हैं बैंक मनी या क्रेडिट मनी। बैंक मनी या क्रेडिट मनी, सर ये क्या है? बैंक और क्रेडिट मनी इन्वेंट किया गया है, जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, जो हम ट्रस्ट पर कर सकते हैं, भरोसे पर कर सकते हैं, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, है ना, जो ट्रांजैक्शन जो हम किसी पे भरोसा करके रख सकते हैं। अब इसी में प्लास्टिक मनी होता था, प्लास्टिक मनी जैसे कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 टाइप्स हुए मनी के, कमोडिटी, मेटेलिक, पेपर मनी और बैंक। अब बात आई सर मनी की। मनी को अपने अपने जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन बोला। जैसे कि जो वॉल्कर जी हैं, उन्होंने कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज, जो मनी करती है वही मनी है। फिर कहा किसी ने कि मनी एक ऐसी चीज है जो कॉमनली एक्सेप्टेड है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, किसी चीज की कीमत का पता कर सकते हैं, वो सारी चीज हमारी मनी कहलाती है। मनी ने जितने भी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे सबको खत्म कर दिया, जैसे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब हमें मनी की जरूरत क्यों पड़ी सर? हमें ट्रांजैक्शंस करने के लिए मनी की जरूरत पड़ी। अब ये तो बात आई मनी की। मनी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग कंसेप्ट पर है। जो मनी की डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। जैसे सबसे पहला है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा मनी होता है वो व्हाट द लॉ सेज इट इज, कानून की नजर में क्या है। यानी कि लॉ ने कह दिया, कानून ने कह दिया कि ये जो कागज का टुकड़ा है वो मनी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं वो हमारी क्या है, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, जो हमारी कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। उसकी लीगल टेंडर पावर होती है, जिसके 2 टाइप्स हैं। जो हमारी लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी है इसके 2 टाइप हैं। पहला है लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। सर लीगल टेंडर मनी में क्या होता है? लीगल टेंडर मनी में क्या होता है? लीगल टेंडर मनी वो सारा पैसा जो आप 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, नोट, ये सब हमारे लीगल टेंडर मनी होते हैं। और इसको हम फेट मनी भी कहते हैं। फेट मनी का मतलब गवर्नमेंट पर फेथ है आपको, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके पास पावर होती है लीगल टेंडर मनी के पास कि आपके सारे डेब्ट डिस्चार्ज कर सकती है। अब लीगल टेंडर में भी 2 पार्ट होते हैं सर।
लीगल टेंडर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब कि जब आप मनी जो है वो एक लिमिट तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में जो सिक्के होते हैं, सिक्के वो आप 1000 रुपए से ज्यादा के नहीं ले सकते। लीगली आप किसी को 1000 रुपए से ज्यादा के सिक्के नहीं दे सकते। वो आपकी अलग बात है कि आपकी आपसदारी में आपने करवा लिया, लीगली आप नहीं दे सकते, आप रिफ्यूज कर सकते हो अगर 1000 से ज्यादा के सिक्के दिए जाते हैं। लेकिन अनलिमिटेड में क्या आ गया सर, अनलिमिटेड में नोट वगैरह आते हैं, कितना भी वाला अमाउंट, सारी करेंसी नोट उन पे अनलिमिटेड होता है, आप कितना भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये हमारी क्या है, लीगल डेफिनेशन है ना। और आपने पहला पढ़ा लीगल टेंडर मनी। सेकंड होता है हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब ये जो करेंसी होती है, पैसा होता है, वो आप इसलिए एक्सेप्ट करते हो क्योंकि आपको सामने वाले पर ट्रस्ट है, भरोसा है, जिसको हम फिड्यूशरी मनी भी कहते हैं। फिड्यूशरी मनी भी कहते हैं, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब हमारे क्या होते हैं, फिड्यूशरी मनी होते हैं। ये हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से भी यूज करे जाते हैं, ठीक है ना। इसी में हमारा डिमांड डिपॉजिट आता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट जो भी हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा है, बैंक के सेविंग अकाउंट में और करेंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है, वो सब हमारी डिमांड डिपॉजिट कहलाती है। तो ये तो हुई लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। मतलब कि मनी करता क्या है। सर मनी कुछ भी करता होगा, उसकी मर्जी है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, इसका मतलब ये है कि मनी के फंक्शन क्या है। मनी एक्ट करता है एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये सारे मनी के काम हैं, ये सारे मनी के फीचर्स हैं। कोई भी चीज जो कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट लीगली, वो क्या है, फेट मनी। और जो आप ट्रस्ट पर लेते हो वो क्या है, फिड्यूशरी मनी। फिर थर्ड है डेफिनेशन मनी की, नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी। नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी में क्या होता है, नैरो डेफिनेशन जो होती है हमारी मनी की, वो बेस्ड होती है मीडियम ऑफ पेमेंट पर। कोई भी चीज जो एक कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ पेमेंट, वो हमारी क्या है, नैरो मनी है। जैसे कि हमारी करेंसी, जैसे कि हमारे डिमांड डिपॉजिट्स, ये सब हमारी क्या है सर, ये सब हमारी नैरो मनी है। और ब्रॉड मनी का मतलब, ब्रॉड मनी जो काम करती है स्टोर ऑफ वैल्यू पर। स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे कि आपकी करेंसी, आपकी डिमांड डिपॉजिट, आपकी सेविंग डिपॉजिट, आपका टाइम डिपॉजिट, ये सभी हमारा क्या होता है, ब्रॉड मनी होता है। याद रखिएगा बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नैरो मनी को और ब्रॉड मनी को, ठीक है ना। देन उसके बाद आपका क्या होता है, जो हमारा ये है नैरो मनी को आप M1 कह सकते हो, नैरो मनी को आप M1 कह सकते हो और M3 कह सकते हो ब्रॉड मनी को। आगे आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये था नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी वाला कंसेप्ट। फिर आता है आपका फोर्थ डेफिनेशन, मनी एंड नियर मनी। मनी एंड नियर मनी का मतलब है, सबसे पहला मनी क्या है सर, कोई भी चीज जो आपका एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो रहा है, लीगल सैंक्शन है, रेफर जैसे करेंसी, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, बेसिकली कैश को कहते हैं मनी।
मोस्ट लिक्विड फॉर्म है हमारी मनी, ये तो हमारा मनी होता है। और नियर मनी का मतलब जो एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है किसका, मनी का, जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैश में। जो हाईली लिक्विड एसेट्स होती हैं जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड, इनको हम कहते हैं नियर मनी। ये डायरेक्टली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, पहले इनको कैश में कन्वर्ट करोगे फिर आप इस्तेमाल करोगे, उसको हम कहते हैं नियर मनी। तो ये 4 डेफिनेशन थी मनी की आपकी, लीगल डेफिनेशन, फंक्शनल, नैरो वर्सेस ब्रॉड, और मनी एंड नियर मनी। देन आता है आपका मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में क्या होता है, मनी सप्लाई रेफर करता है टोटल स्टॉक, सर किसका, मनी का, जो हमारे पास सर्कुलेट करने के लिए है, फैलाने के लिए है इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पर। मनी सप्लाई रेफर करता है कंट्री के पास कितना स्टॉक ऑफ मनी है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर। आज की डेट में हमारी कंट्री में कितना पैसा है जो सर्कुलेट होने के लिए है, जो डायरेक्टली यूज करा जाएगा ट्रांजैक्शंस के लिए, और इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। किसको, मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई को हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। और इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, किसके, मनी सप्लाई के। पहला कंपोनेंट होता है करेंसी। करेंसी का मतलब पेपर मनी या कॉइन, जो कि पब्लिक ने यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बिजनेस फर्म्स ने हेल्ड करा है, इसको हम ऑल्सो कहते हैं करेंसी हेल्ड आउटसाइड बैंक। दूसरा होता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स। नेट डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है, जो हमारा अगेंस्ट विच चेक्स आर इशू, जिसके लिए चेक इशू करता है कॉमर्शियल बैंक द्वारा। तो हमारा जो मनी सप्लाई है वो एक स्टॉक वेरिएबल है। मनी सप्लाई हमारा एक स्टॉक वेरिएबल है और रेफर करता है कितना जो मनी है वो हेल्ड किया है पब्लिक ने स्पेंडेबल फॉर्म में, यानी खर्च किया जाएगा। मनी सप्लाई में जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है और बैंकिंग सिस्टम है उनके पास जो कैश बैलेंस है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि वो सर्कुलेशन के लिए नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मनी सप्लाई में वो करेंसी, कॉइन्स या पेपर जो कि कॉमर्शियल बैंक ने एज अ कैश रिजर्व रखे हैं नहीं आएगा। स्टॉक ऑफ गोल्ड जो सेंट्रल बैंक के पास है नहीं आएगा। कैश हेल्ड बाय गवर्नमेंट एज ट्रेजरी विद सेंट्रल बैंक नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। तो अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एक बार थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में 2 कंपोनेंट्स बताए। अब पहला था करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसमें क्या क्या होता है सर? इसमें कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स तो आपको मालूम ही है, जिसकी फेस वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, उसे हम कहते हैं कॉइन्स। और पेपर करेंसी जो आपके प्रॉमिसरी नोट होते हैं, एक का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट, ये सब हमारे पेपर करेंसी होते हैं। आपको ध्यान रखना है जो 1 रुपये का नोट होता है और सारे कॉइन्स होते हैं वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है, और बाकी जो नोट्स वगैरह होते हैं वो हमारी आरबीआई इशू करती है। तो ये तो बात हुई हमारी करेंसी की। दूसरा है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट हमारी वो डिपॉजिट होती है जो कि हमने बैंक में जमा किया है, वो डिपॉजिट जो कि हमने चेक से जमा किया है, विड्रॉ भी होगी तो चेक से ही होगी। इसमें हमारे जो भी सेविंग डिपॉजिट में पैसा होता है, करेंट अकाउंट में पैसा होता है, वो सारी चीज में इंक्लूड करी जाती हैं। तो अब आपको मनी तो समझ में आ गया होगा सर, मनी क्या है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। एक होती है हमारी HPM, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है? करेंसी तो होता ही होता है,
उसके बाद कुछ पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। तो उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, करेंसी को और रिजर्व को, तो वो हमारी क्या बन जाती है, हाई पावर्ड मनी बन जाती है, जिसमें करेंसी और कैश रिजर्व दोनों को जोड़ दिया जाता है। फिर आते हैं हमारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आपने M1, M2, M3 और M4, जिसमें से अभी हमने थोड़ी देर पहले नैरो कंसेप्ट पढ़ा था। नैरो कंसेप्ट होता है हमारा M1, ब्रॉड कंसेप्ट पढ़ा था वो होता है हमारा M3, और उससे भी बड़ा होता है M4, ब्रॉडर कंसेप्ट। ठीक है ना। तो सर M1 में क्या आता है, M1 में हमारी करेंसी आती है, जैसे कि कॉइन्स, पेपर कॉइन्स, सॉरी पेपर नोट जो भी पब्लिक ने हेल्ड करा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट आती है, नेट डिमांड डिपॉजिट जो कि विड्रॉन होगी कब, अकाउंट होल्डर द्वारा, और अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट यानी कि ये वो डिपॉजिट है जो RBI पर जमा है, ठीक है ना, किसकी, बड़े बड़े बैंक्स की। तो वो हमारा M1 है, जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं। फिर आता है हमारा M2। M2 में हमारा M1 तो आता ही आता है, प्लस जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट्स हैं उनको भी जोड़ देते हैं, तो वो हमारा M2 हो जाता है। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम मनी सप्लाई का मेजरमेंट करेंगे तब वहां पे हम देखेंगे कि हम जो मनी सप्लाई है वो किसके हिसाब से ले रहे हैं, M1 के हिसाब से, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब से। जो हमारा M1 है और M2 है वो नैरो मनी है, M3 और M4 हमारा ब्रॉड मनी है, याद रखना। जो हमारा M1 है वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है। M4 हाल फिलहाल लिक्विड एसेट्स में या लिक्विड कैश में कन्वर्ट नहीं होता। और जो M3 है वो मोस्ट कॉमनली मेजर है मनी सप्लाई के लिए। M1 हो गया, M2 हो गया, M3 M4 को बस आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, कोई कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसमें बस आपका M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक में जमा है, और M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट जो हमारे पोस्ट ऑफिस में जमा है। ये तो होता है हमारा मनी सप्लाई। फिर बात करी जाए हमारे बार्टर सिस्टम की, मैंने आपको बताया ही था बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम जहां पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, इसका दूसरा नाम सीसी इकोनॉमी होता है। इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स आ रहे थे बेटा, है ना, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, ढूंढना पड़ेगा एक दूसरे को, डेफर्ड पेमेंट में दिक्कत आती है, स्टोर करके नहीं रह सकते। तो जब मनी आया तो मनी के जो फंक्शंस थे उनके पार्ट हो गए, पहला प्राइमरी और सेकंड। तो अगर बात करी जाए कि मनी के जो प्राइमरी फंक्शन है वो है सर यूनिट ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मनी के प्राइमरी फंक्शन। और सेकेंडरी की बात करी जाए तो डेफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड और स्टोर ऑफ वैल्यू। ये आपको याद होने चाहिए कि मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या है और सेकेंडरी फंक्शन क्या है। 4 प्रॉब्लम्स थी और उन्हीं चारों के लिए मनी के 4 फंक्शन है। यूनिट ऑफ वैल्यू किसके लिए यूज आएगा, जो हमारा लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू था ना, बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक्स, उसमें इस्तेमाल आएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहां इस्तेमाल होगा सर, जो आप डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम हो रही थी वहां होगा। डेफर्ड स्टैंडर्ड पेमेंट बिल्कुल यही था, लैक ऑफ स्टैंड डेफर्ड पेमेंट, और स्टोर ऑफ वैल्यू यानी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन होता है आपका मनी, यूनिट ऑफ वैल्यू यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू क्या है, कितने की है, वो एक्सप्रेस करती है हमारी मनी। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बदले आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। सेकेंडरी फंक्शन डेफर्ड पेमेंट, यानी कि इन फ्यूचर आपको किसी का पेमेंट करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, वो सारी चीज है ना। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप किसी चीज को स्टोर करके रख सकते हो, तो मनी की वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि उसकी कीमत क्या है। तो ये बात हुई आपकी पूरी मनी की। यहां पर हमने जो बात करी है वो करी है मनी की बात करी है सर, कि मनी क्या होता है। उसके बाद मनी के साथ साथ क्या चलता है, बैंकिंग चलता है, बैंकिंग सिस्टम चलता है। तो हम पढ़ेंगे कि सर हमारी बैंकिंग सिस्टम क्या होती है। लेकिन कुछ पॉइंट अभी और रहते हैं जिसमें आपको, जैसे मैंने मनी के बारे में बताया था,
मनी तीन टाइप की और होती है, एक होती है आपकी फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडी मनी का मतलब जिसमें जो मनी की वैल्यू है वो बराबर है कमोडिटी की वैल्यू के, यानी कि जितने रुपए का सिक्का है उसको बनाने में भी उतने ही रुपए लगे। फिर आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी में भी यही होता है, जहां पे जो फेस वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है किससे, मेटेलिक वैल्यू या कम्युनिटी वैल्यू या इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू वो कहते हैं जो बनाने में जो सामान लगा उससे, और क्रेडिट मनी को भी यही कहते हैं। सर इंट्रिंसिक वैल्यू में और क्रेडिट मनी में क्या कोई डिफरेंस है? बस आपको सेम रहेगा, चाहे इंट्रिंसिक हो या आपका क्रेडिट हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी मनी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं बैंकिंग। तो मनी के बाद बारी आती है बैंकिंग की। मनी आपका क्लियर हो गया, अब हम करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग में सबसे पहला जो टॉपिक अराइज होता है वो है सर मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, सीबी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी मनी सप्लाई क्या थी, मनी क्या था। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है। देखो सबसे पहले बैंक के पास एक कैश डिपॉजिट आता है, किससे आता है सर? पब्लिक से। उस डिपॉजिट को बैंक के लिए कहा जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उस पैसे को हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक। देन उसके बाद लिखते जाइएगा बेटा साथ साथ प्राइमरी डिपॉजिट्स। जो हमारी बैंक होती है वो इस पैसे को दूसरे लोगों को दे देती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर, जितना कि कैश रिजर्व नहीं चाहिए। भाई आपको मालूम है कि बैंक को कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास ऑलरेडी, उससे भी कई ज़्यादा इंटरेस्ट पर ये पैसा बैंक दूसरे लोगों को दे देती है। और जब भी ये जो पैसा है कॉमर्शियल बैंक दूसरे को देती है तो वो कैश की फॉर्म में नहीं देती, वो इसकी एक क्रेडिट एंट्री मारती है। किसके नाम पर? बोरोवर्स के नाम पर, और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। अब उसका सेकेंडरी डिपॉजिट्स और प्राइमरी डिपॉजिट, जो हमारे बोरोवर्स होते हैं वो चेक से, जो हमारा चेक होता है हमारा, इसमें क्या होता है सर, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है और जो सेकेंडरी डिपॉजिट है उसको अगर जोड़ दें तो हमारा ये क्या बन गया? डिमांड डिपॉजिट, जो कि लोगों का पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास है। जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है वो उसका, जो हमारा बैंक को एक कैश रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने देखा कि मान लीजिए जो CRR है यानी बैंक को जो रिजर्व मेंटेन करके रखना है वो है 10%। अब पब्लिक ने अगर डिपॉजिट किया है 1000 रुपये तो इसका 10% यानी 100 रुपये उनके पास रिजर्व में रखने हैं। कितना बचा? 900 रुपये बैंक क्या करेगी? लोन के रूप में उठा देगी। ऐसे ही बाद में 900 रुपये में इसका 10% 90, 810 रुपये लोन के रूप में उठा देगी। फिर ऐसे ही 810 रुपये यहाँ, तो यहाँ पे 729 रुपये लोन के रूप में उठा देगी और 81 रिजर्व हमारा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है डिमांड डिपॉजिट्स का वो होता है डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो इनटू कैश रिजर्व। यानी कि अगर मैं इसी को सॉल्व करूं तो 1 अपॉन CRR 10% था और कैश रिजर्व मान लीजिए 100 था,
तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना, 10,000। यानी कि जो पर्सन बैंक में पैसा जमा करते हैं वो बैंक उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकती है। आपको प्राइमरी डिपॉजिट क्लियर, आपको सेकेंडरी डिपॉजिट क्लियर। यहाँ पर आप समझोगे कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक है उस पर क्रेडिट क्रिएट करने के लिए 2 पॉइंट है। सर अगर उनके पास कैश बैलेंस अच्छा है, ज़्यादा है, तो वो क्रिएशन ज़्यादा कर सकते हैं। सीआरआर की रेट ज़्यादा है तो वो कम करेंगे। प्राइमरी डिपॉजिट क्लियर, सेकेंडरी डिपॉजिट क्लियर। अगर आपका देखिए जो आपकी सेकेंडरी डिपॉजिट होती है उसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक, फिर बारी आई सर सीआरआर की और क्रेडिट मल्टीप्लायर की। सीआरआर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। सीआरआर डिटरमाइन कौन करती है? कॉमर्शियल बैंक नहीं करती, आरबीआई करती है। इसलिए इसको एलआरआरबी कहा जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो। जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं उनको कुछ रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, और वो रिजर्व कौन फिक्स करती है? आरबीआई करती है। उस रिजर्व को कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर आप पूछोगे सीआरआर के मुकाबले क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, तो K इज इक्वल टू 1/CRR। यहाँ पे K है क्रेडिट मल्टीप्लायर और CRR आपको मालूम ही है। फॉर्मूला याद रखिएगा क्रेडिट मल्टीप्लायर का 1/CRR। बारी आई सर सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक यानी कि हमारी आरबीआई, हमारे इंडिया की एपेक्स बैंक। सेंट्रल बैंक, सर सेंट्रल बैंक होती क्या है? सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जो पूरा बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करती है। पापा हैं ये बैंकिंग सिस्टम के, एक सोल एजेंसी है पूरी जो पूरा का पूरा फ्लो है वो कंट्रोल करती है। क्या क्या कंट्रोल करती है सर? इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन जो है, क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे आरबीआई के? सबसे पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है कंट्री का, सिर्फ उसको अधिकार होता है, उसका मोनोपोली राइट होता है इशूइंग नोट्स का। 1 रुपीज़ जो हमारा 1 रुपये का नोट होता है और कॉइन्स होते हैं वो आरबीआई नहीं छापती, बाकी सारी आरबीआई छापती है, जिसको हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं। करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, ये पहला फंक्शन है या फीचर है आपके सेंट्रल बैंक का। सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट में क्या होता है? जो सेंट्रल बैंक है एक एज अ बैंकर, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर या बैंकर, एक एजेंट के रूप में काम करती है। बैंकर के रूप में काम करती है जब वो गवर्नमेंट के अकाउंट मैनेज करती है। एजेंट के रूप में काम करती है जब वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर चीज़ों को खरीदती बेचती है। और एडवाइस के रूप में काम करती है जब वो मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ये फंक्शन है दूसरा सेंट्रल बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट। थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक। वो कहते हैं ना भाइयों के भाई, समझ जाओ कौन, ऐसे ही बैंकों की बैंक। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जिस तरीके का कस्टमर का रिलेशन होता है उनकी कॉमर्शियल बैंक से, उसी तरीके का आरबीआई का रिलेशन होता है कॉमर्शियल बैंक से। 3 ऑब्जर्वेशन होती हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। किसकी डिपॉजिट को? कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट को, और उन्हें लोन ऑफर करती है। देखो बेटा, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा लेती है आरबीआई से, एक तरीके का लोन है, तो आरबीआई इस पर ब्याज लेगी।
ब्याज लेगी, इसको कहते हैं रेपो रेट। इस रेट को क्या कहते हैं सर? रेपो रेट कहते हैं। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है और वो आरबीआई के पास रखती है और उस पर जो से ब्याज मिलेगा उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे कि सीआरआर कितना रहेगा, एसएलआर कितना रहेगा, किस में कितना चेंजेस करना है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ये सब के सब कौन प्रोवाइड करता है? बैंकर्स बैंक यानी कि आपकी आरबीआई। फिर फोर्थ है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है जो कॉमर्शियल बैंक है, जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है, ताता हो जाती है, तब वो सेंट्रल बैंक के पास आती है कि भर दो झोली मेरी। अब जब आपको मैंने बताया था कि कॉमर्शियल बैंक सीआरआर यानी कि कुछ रिजर्व रखती है आरबीआई के पास, उस समय आरबीआई आगे आकर उनकी उस पैसे से मदद करती है। सेंट्रल बैंक क्या करती है? उनको लोन प्रोवाइड कर देती है उनकी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, उनको लोन प्रोवाइड कर देती है इमरजेंसी पर। लेकिन सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करती है कि जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का, उसे दिक्कत नहीं हो, मनी मार्केट स्टेबल रहे, तभी ऐसा करती है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। फिर है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है, हमारे बाहर की कंट्री का जो भी एक्सचेंज होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो किसकी कस्टडी के अंडर होंगी? हमारी आरबीआई पे। एक फंक्शन चलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग आगे चल के अभी आप सीखोगे क्या होता है, जिसमें सेल एंड परचेस करी जाती है, वो हम सीखेंगे। फिर आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है? सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल, मान लो ये बैंक ए है, कहाँ जा रहा है? बैंक ए। अब इस बैंक ए को एक चेक रिसीव हुआ है 10,000 का बैंक बी से, ठीक। और जो बैंक बी है उसको रिसीव हुआ है चेक बैंक ए से, और बैंक ए और बैंक बी दोनों के अकाउंट सेंट्रल बैंक में हैं। सर ये दिमाग में नहीं घुस रहा। देखो, आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है मान लीजिए, ठीक। आपने मुझे एचडीएफसी का चेक दे दिया, मेरा खाता है पंजाब में, तो मैं आपके चेक को कहाँ लगाऊंगा सर? पंजाब बैंक में। अब ये बैंक की जिम्मेदारी है कि मेरे खाते में पैसा कैसे पहुंचाएगा। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। फिर लास्ट आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो हमारी आरबीआई है वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, वो ये देखने का होता है कि जो हमारा सप्लाई है क्रेडिट की वो क्या चल रही है, मतलब इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के अनुसार। जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है वो लोन्स वगैरह देती हैं, उसको क्रिएट करके ये डिसाइड करते हैं हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जैसे कि जो हमारे सेंट्रल बैंक हैं उनको मनी सप्लाई ये सिचुएशन देखनी पड़ती है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन है तो इनको जो मनी सप्लाई है वो कम करनी पड़ेगी और डिफ्लेशन में इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। तो ये तो हमारी बात है पूरी सेंट्रल बैंक की। अब बात आती है हमारी कॉमर्शियल बैंक की। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, आपको बस ये याद रखना है सर, कॉमर्शियल बैंक हमारे दो फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और हमें लोन प्रोवाइड करती है, उसके दो मेन फंक्शंस हैं। फिर जब मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है या क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई द्वारा, तो उनके पास इसके लिए दो पॉइंट होते हैं। एक उनके पास होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट
और एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। हालांकि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन बेसिक आपको इनका आना चाहिए। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फोकस करते हैं ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी पर, जिससे आपका जो इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन है तो उसे कम किया जाएगा, डिफ्लेशन है तो उसे बढ़ाया जाएगा। जैसे बैंक रेट सबसे पहला क्वांटिटेटिव में होता है, बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट से जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है। लोन की रिक्वायरमेंट है कॉमर्शियल बैंक को, तो जिस रेट से जो आरबीआई है कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, क्या ब्याज लेगी वो। इंक्रीज और डिक्रीज वो डिपेंड करता है बैंक रेट के ऊपर, मार्केट के ऊपर, कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो बैंक रेट बढ़ा दी, बैंक रेट बढ़ेगी तो मार्केट में जो इंटरेस्ट है उसकी रेट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट बढ़ेगी, डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल में रहेगी। डिफ्लेशन की कंडीशन में सारे पॉइंट अलग, बैंक रेट में कमी आएगी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, फॉल जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगा, डिमांड बढ़ेगी क्रेडिट की और मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। फिर आता है सेकंड हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स करता है जब हमारी जो आरबीआई है वो सेल एंड परचेज करती है सिक्योरिटीज़ की गवर्नमेंट के बिहाफ पर, है ना। जैसे कि एनएससी सर्टिफिकेट होते हैं, ओपन मार्केट में सेल किए जाते हैं, वहाँ से पैसा लाया जाता है। जब आरबीआई सिक्योरिटी को सेल कर रही है मींस वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, और परचेज कर रही है तो वो डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रही है। याद रखिएगा, दो टाइप के आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, एक आपका आउटराइट और एक आपका रेपो। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन एक परमानेंट है नेचर में, ठीक है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट मैंने आपको बताया था, जब लोन लेगा हमारा कौन कौन लोन लेगा सर, कॉमर्शियल बैंक लोन लेगी। किससे लेगी सर, भाई जिस रेट से आरबीआई लोन ऑफर करती है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करके, उसे रेपो रेट कहते हैं या रीपर्चेज रेट कहते हैं। अब आपकी अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज होगी, जो आपकी डिमांड है कैट की वो कम होगी, जो मनी सप्लाई है वो कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, किससे क्या होगा। फिर आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करती है और उस पर ब्याज मिलता है। ये सारे पॉइंट मैं क्वांटिटेटिव के बता रहा हूँ बेटा आपको। रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। फिर आता है आपका सीआरआर। सीआरआर का मतलब है टोटल डिपॉजिट्स में से कितना पैसा आपको आरबीआई के पास रखना है। अगर सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना है तो सीआरआर को कम करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है तो सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा। फिर आता है आपका एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर बैंक को अपनी एसेट्स का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, जिसको हम कहते हैं एसएलआर। उस लिक्विड एसेट में कैश भी आता है, गोल्ड भी आता है, अप्रूव सिक्योरिटी भी आती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ये तो आप कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है बेटा। सर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जब आप लोन लेने जाओगे, तो लोन लेने जाओगे तो आपको मान लो लोन चाहिए 40 लाख का, तो 40 लाख का लोन चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी, और उसकी कीमत है वो 40 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो उसकी कीमत है 50 लाख, तो जो बीच का गैप है 10 लाख का, ये होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिर होता है हमारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है सर, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जो हमारी क्रेडिट हैं, बिजनेस एक्टिविटी हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन के समय, डिफ्लेशन के समय लोन की रेट कैसे बढ़ानी है, कम करनी है। उससे ज़्यादा का लोन कॉमर्शियल बैंक नहीं दे सकती, है ना, वो सारी चीज़ें। और मोरल सुएशन का मतलब क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है इसका क्वालिटेटिव का, मोरल सुएशन।
मोरल सुएशन में क्या होता है, इसमें हम एडवाइस देते हैं कॉमर्शियल बैंक को। कौन देती है? आरबीआई, कि भाई आपको ऐसा करना है इन्फ्लेशन के टाइम पे, डिफ्लेशन के टाइम पे ऐसा, मतलब कि इसमें हम गाइड भी करते हैं और प्रेशर भी होता है। तो यहाँ पर आपका मनी और बैंकिंग दोनों ही फिनिश होते हैं, मनी एंड बैंकिंग। अब हम पढ़ते हैं आपका गवर्नमेंट बजट। तो मनी एंड बैंकिंग, इन दोनों के बाद आता है हमारा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, काफी ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से। सबसे पहली बात सर, गवर्नमेंट बजट का कंसेप्ट होता क्या है? 1 फरवरी या फरवरी के लास्ट डे में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एनुअल बजट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए। और उस बजट में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पिछले साल की आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या रही पिछले साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और आने वाले साल के लिए आपकी क्या क्या फाइनेंशियल पॉलिसी होने वाली हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, वो सारी चीज़ होती है। जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल प्रोग्राम होता है उसमें डिस्क्राइब होता है कि पिछली साल क्या हुआ और आने वाले साल में क्या होना चाहिए। जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी होती हैं जो प्रेजेंट किया जाता है बजट में, उसको हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं या फिर फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसके 2 एक्सपेक्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेक्ट एंड द सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। रेवेन्यू साइड में जो भी गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट आने वाली हैं वो आती हैं, और एक्सपेंडिचर साइड में जो भी गवर्नमेंट खर्चा करने जा रही है साल वो आती है। बजटरी रेवेन्यू और बजटरी एक्सपेंडिचर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हमारी ग्रोथ भी हो स्टेबिलिटी के साथ। तो जो हमारा गवर्नमेंट बजट है सर वो एक स्टेटमेंट है कि आने वाले साल में हमारे पास एक्सपेक्टेड रिसीप्ट कितनी है और कितना खर्चा है गवर्नमेंट स्टेबल करते हुए। तो गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब वो गवर्नमेंट बजट बनाती है, जो कि पेपर के हिसाब से आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। इसमें क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ जो गवर्नमेंट है बजटरी पॉलिसी से 2 वेज हैं जिससे वो जीडीपी ग्रोथ कर सकती है। सर कैसे? या तो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको इंक्रीज किया जाए, और जो प्राइवेट लोग हैं वो जो खर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं उनको भी एनकरेज किया जाए करने के लिए। सर वो कैसे एनकरेज होंगे? गवर्नमेंट टैक्स की रिबेट दे। जब भी हम टैक्स जमा करते हैं टाइम टू टाइम तो कुछ टैक्स हमें वापस मिल जाता है एज अ रिबेट, या फिर हम सब्सिडी दें। ऐसा अगर हमें करा जाएगा गवर्नमेंट द्वारा तो जो प्राइवेट लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज होंगे। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव जीडीपी ग्रोथ। सेकंड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो हमेशा उन प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्कोहल है, ये सोशल वेलफेयर प्रमोट नहीं करता लेकिन उन्हें प्रॉफिट से मतलब है।
तो बजटरी पॉलिसी में जो गवर्नमेंट है वो उन चीज़ों पर ध्यान देती है कि हमारा सोशल वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट के साथ। तो फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन है किसका, उन चीज़ों का जो इंजीरियस टू हेल्थ है, उन पर सरकार हैवी टैक्स लगाकर उनको डिस्करेज करेगी, और जो ऐसे गुड्स हैं जैसे वीट बाजरा वगैरह, खाड़ी क्रॉप्स वगैरह, इन पर प्रोडक्शन बढ़ाएगी टैक्स फ्री करके, सब्सिडी करके। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड आता है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है, जो सप्लाई होती है और जो डिमांड होती है मार्केट में पब्लिक गुड्स की, पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट ही अलाउ करवाती है ना, जिससे काफ़ी सारे लोगों की इच्छा की पूर्ति होती है, वो गुड्स का प्रोविज़न बनाना पहले से ही, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स। फिर आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो बजट होता है गवर्नमेंट का, वो बताया जाता है कि आने वाले टाइम में ये जो साल आ रहा है हम कितना टैक्स लेंगे, कितना सब्सिडी देंगे। जो गवर्नमेंट है, ये जो फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है उनके पास टैक्सेशन और सब्सिडी का, इनको वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव करती रहती है इस तरीके से कि जो भी इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही होता रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये साइन है हमारे पास सोशल जस्टिस का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सबका भला करें। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम एंड वेल्थ का, वो दो तरीके से सही हो सकता है, रिच लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाओ और पुअर लोगों पर सब्सिडी दो, और जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको कम प्राइस में प्रोवाइड किए जाएं। इससे हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ काम करता है। फिर है आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। जो हमारी बजटरी पॉलिसी होती है उसमें हमारा जो मेन फोकस दिया जाता है वो दिया जाता है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और ये कैसे अचीव किया जाएगा सर, टैक्स लॉ में चेंज करके। जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है बैकवर्ड रीजन में, उसके टैक्स लॉ वगैरह ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम रीजनल ग्रोथ करते हैं, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे जो पॉवर्टी वाला चैप्टर है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आएंगी जहाँ पर जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट को ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब निकालना। जॉब कैसे निकलेगी, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो उनके लिए जॉब निकलेंगी, है ना। अपनी स्कीम्स निकालना, जो पुअरर सेक्शन है सोसाइटी के उनको जॉब प्रोवाइड करना ताकि वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सकें आराम से। और लास्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो भी हमारी मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई है, उन्हें फ्री छोड़ दिया जाए। और जब वो फ्री छोड़ दिया जाता है तो मार्केट में रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, बूम आता है, रिकवरी आता है। और कंट्री को गवर्नमेंट हमेशा ऐसी चीज़ों से बचाने का प्रयास करती है। तो क्या क्या करना चाहिए जब इन्फ्लेशन आए, क्या क्या करना चाहिए जब डिफ्लेशन आए, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी मनी एंड बैंकिंग में पढ़ चुके हैं। तो ये तो था हमारा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव। अब जैसा कि मैंने ढांचे की बात करी थी, स्ट्रक्चर की बात करी थी बजट के, कंपोनेंट्स की बात करी थी बजट के, उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। जो हमारा बजट होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है बजट रिसीप्ट और एक है
बजट एक्सपेंडिचर। जो हमारा बजट रिसीप्ट है उसमें दो तरीके की रिसीप्ट होती है हमारी। एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट और एक होती है हमारी कैपिटल रिसीप्ट। सेम एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है सर? रेवेन्यू रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है जो अगर सरकार के पास आएगी तो उसके आने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं चढ़ी, कर्जा नहीं चढ़ा और ना ही गवर्नमेंट की किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी आई। जैसे कि टैक्स, जब सरकार के पास टैक्स जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी चढ़ गई, नहीं, ना ही उसकी किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती। उसको हम क्या कहते हैं सर? रेवेन्यू रिसीप्ट। और वहीं बात करें हम कैपिटल रिसीप्ट की, कैपिटल रिसीप्ट हमारी वो रिसीप्ट होती है जिसके आने से सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी या सरकार की एसेट्स में कमी आ जाएगी। जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन। अभी हम बारी बारी से सबके एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके करने से ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी कम होगी और ना ही कोई एसेट्स बनेगी। जैसे कि सरकार डिफेंस में खर्चा करती है, सब्सिडी में खर्चा करती है, वेज बिल वगैरह देती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे करने से सरकार की लायबिलिटी कम होगी और एसेट्स बनेगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बनवाना, मशीनरी बनवाना, लोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अब हम बारी बारी से थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट हमारी दो टाइप की होती है, एक टैक्स रिसीप्ट और एक नॉन टैक्स रिसीप्ट। टैक्स रिसीप्ट तो वो रिसीप्ट होती है जो एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो आपको गवर्नमेंट को करना पड़ता है, हाउस होल्ड द्वारा या फर्म द्वारा या इंस्टीट्यूशन द्वारा। टैक्स पेयर इसके बदले में कोई भी बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करता। अब टैक्स के टाइप जैसे कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जब जो टैक्स की रेट है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स की रेट बढ़ती जाएगी, वो आपकी होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें जो रिच सेक्शन है उस पर बर्डन ज़्यादा डाला जाता है। जैसे आप 2 लाख तक कमा रहे हो तो इतना परसेंट, 5 लाख तक कमा रहे हो तो बढ़ गया, फिर 10 लाख तक कमा रहे हो बढ़ गया। रिग्रेसिव में टैक्स फिक्स रहता है जितना भी हो। तो आप कह सकते हो कि रिग्रेसिव टैक्स में जो बर्डन पड़ता है वो ज़्यादा पुअर पर पड़ता है और प्रोग्रेसिव पर जो बर्डन पड़ता है वो रिच सेक्शन पर पड़ता है। फिर होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स। बेसिकली अब तो आपका जीएसटी आ चुका है जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वैल्यू एड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या रहता था? जब टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, यानी कि टैक्स को पेड करने वाला और बर्डन जिस पर है वो दोनों पार्टी सेम है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि आपकी इनकम टैक्स। और जब टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी देगा गवर्नमेंट को, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हालांकि अब जीएसटी आ चुका है वैट के फॉर्म में, ठीक है ना। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तो होते हैं हमारे टैक्स। फिर बात आती है सर नॉन टैक्स रिसीप्ट। नॉन टैक्स रिसीप्ट में क्या होता है? नॉन टैक्स रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती हैं जो कि किसी अदर सोर्सेज से आई हैं, जैसे कि फीस। जब भी आप गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज को लेना चाहते हो, जैसे कि आपने लैंड रजिस्ट्रेशन करवाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, इन सभी के लिए आपको फ़ी देनी पड़ती है। ये जो फ़ी है
ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सर्विस के लिए देनी पड़ती है, वो आपकी नॉन टैक्स रिसीप्ट का पार्ट है। फिर आता है आपका फाइन्स। जब आप गवर्नमेंट के बनाए हुए किसी लॉ को तोड़ते हो तो गवर्नमेंट फिर आपको तोड़ती है। ये इकोनॉमिक पनिशमेंट है जो आपने लॉ को ब्रेक करने पर दिए जाते हैं। इसका एम रेवेन्यू अर्न करना नहीं होता। हम जो लोग हैं कानून के प्रति वफादार रहें, लॉ को फॉलो करें, इसलिए ये फाइन्स लिए जाते हैं। थर्ड है हमारा एस्टेट। जब सरकार किसी ऐसी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रही है जिससे कोई लोग छोड़ के चले गए हैं, बिना किसी, कोई भी लीगल हायर नहीं है वहाँ पर, कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है वहाँ पर, उस प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बनाती है, जिसको हम कहते हैं एस्टेट। फोर्थ होता है हमारा स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वो पेमेंट होता है जो कि ओनर देता है अपनी प्रॉपर्टी पर, किसको? गवर्नमेंट को, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई, किसकी वजह से? गवर्नमेंट के किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से। गवर्नमेंट ने रोड बनवाया, पुल बनवाए, मेट्रो स्टेशन आ रहा है, इसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और इसके लिए आपको सरकार को स्पेशल असेसमेंट देना पड़ेगा। फिर आता है सर हमारा इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज जो भी गवर्नमेंट के, इंडियन रेलवेज है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री है, इंडियन ऑयल है, स्टील प्लांट है, इन सभी से जो इनकम आ रही गवर्नमेंट के पास, वो क्या है? इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। फिर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G, जो भी आपने देखा होगा इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ, जो इमर्ज किए जाते हैं भाई टावर वावर लगवाने के लिए, वहाँ से पेमेंट, और लास्ट का ग्रांट्स और डोनेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रिसीप्ट है। उसके बाद आई सर कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट कौन सी? जिसके आने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी पर पड़ेगा फ़र्क, एसेट्स पर भी पड़ेगा फ़र्क। कौन कौन सी? रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो लोन ऑफर करती है स्टेट गवर्नमेंट को जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उससे बचने के लिए। तो जब ये लोन रिकवर किया जाता है तो आपकी जो एसेट्स है, गवर्नमेंट की जो एसेट्स है, वो रिड्यूस होगी। तो ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट होती है। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। जब हम एसेट्स को लैंड करते हैं, किसी को देते हैं या लायबिलिटी लेते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल रिसीप्ट। जैसे कि मान लो जनरल पब्लिक से पैसा लिया, आरबीआई से पैसा लिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा लिया, ये गवर्नमेंट के पास क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि भाई लायबिलिटी बन रही है। और अदर रिसीप्ट, अदर रिसीप्ट जैसे गवर्नमेंट ने अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स, पब्लिक सेक्टर के शेयर प्राइवेट सेक्टर में बेचती है, तो अदर रिसीप्ट के फॉर्म में आता है। तो ये भी हमारी कैपिटल रिसीप्ट होती है। तो आई होप आपको कैपिटल रिसीप्ट और बजट रिसीप्ट, वो कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके अगर गवर्नमेंट ये खर्चा करेगी तो ना ही कोई लायबिलिटी पर फ़र्क और ना ही कोई एसेट पर फ़र्क
जैसे कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, जब गवर्नमेंट लोन वगैरह लेती है तो उसकी ब्याज वगैरह देती है वहाँ, या फिर डिफेंस के ऊपर जो खर्चा करती है, वेज बिल के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर, ये सारे जो खर्चे हैं वो हमारे क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सर, जिसके करने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होगी, एसेट्स बनेगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग पर एक्सपेंडिचर किया, मशीनरी वगैरह पे किया, शेयर्स परचेज करने में किया, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है ना। सो अब ये तो हो गया हमारा यहाँ तक की बात। अब हमारे कुछ एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं और नन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर और आपके नन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर रेफर करते हैं जिसके लिए आपने पहले से ही प्लान्स बना रखे हैं, प्रोग्राम्स बना रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सब ने, भाई ये खर्चा करना है, ये रोड बननी है, ये हॉस्पिटल बननी है, तो प्लान है। और नन प्लान एक्सपेंडिचर जो आपको मालूम ही नहीं थे कि ये ऐसे हो सकते हैं, अचानक से बनाने पड़े आपको, वो आपके नन प्लान एक्सपेंडिचर। उसके बाद आते हैं आपके डेफिशिएट, बजट डेफिशिएट, जिसमें आता है आपका रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट। क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं? देखो बच्चों, अब तक आपने ये पढ़ा कि एक हमारा रेवेन्यू होता है और एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ये तो पढ़ा हमने। यस सर, ये पढ़ा। अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सरप्लस है वो। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और सरप्लस कम है, वो एक्सपेंडिचर कम है, तो वो क्या है सर, वो सरप्लस है। बजट सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस, ये सारी चीज़ें। और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो वो क्या है सर, डेफिशिएट है। और अगर दोनों बराबर हैं तो वो क्या है सर, वो आपका बैलेंस्ड बजट है। वो क्या है आपका, बैलेंस्ड बजट। तो अब बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बजट डेफिशिएट क्या होता है सर। डेफिशिएट लगा हुआ है मींस एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रेवेन्यू कम। और एक्सपेंडिचर कौन सा सर, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में कौन सी रिसीट, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, टोटल रिसीट कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बजट डेफिशिएट, या आप फॉर्मूला भी मान सकते हैं इसका। तो पहला है रेवेन्यू डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट में क्या होगा सर, रेवेन्यू डेफिशिएट में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट, या इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा जो उनने चला रखे हैं। इसकी वजह से क्या होगा सर, उनके सोशल वेलफेयर का लॉस होगा। गवर्नमेंट को फंड्स रेस करने पड़ेंगे बोरोइंग से, या जैसे भी वो ले सकें। डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे उनके पास पैसा आ सके, ठीक है ना। तो तीन चीज़ करे जाएंगे भाई इसको मैनेज करने के लिए। क्या है सर, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट और कट इन एक्सपेंडिचर, जिससे हमारा जो रेवेन्यू डेफिशिएट है वो सही हो सके। दूसरा है सर फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है टोटल रिसीप्ट से, लेकिन रिसीप्ट में बोरोइंग्स नहीं होनी चाहिए, अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग्स के अलावा जो आपके पास रिसीप्ट है वो रिसीप्ट इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है ना। रेवेन्यू डेफिशिएट में और फिस्कल डेफिशिएट में क्या फ़र्क है भाई, टोटल एक्सपेंडिचर उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, माइनस टोटल रिसीप्ट।
लेकिन जो रिसीप्ट होनी चाहिए वो अदर देन बोरोइंग होनी चाहिए, अदर देन बोरोइंग के अलावा रिसीप्ट होनी चाहिए, है ना, तब आपके कंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि जो फिस्कल डेफिशिएट है वो एस्टिमेशन है कि टोटल बोरोइंग हमारी कितनी है, किसकी, गवर्नमेंट की, जिसमें बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई भी आएगा, बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड भी आएगा और नेट बोरोइंग भी आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद तीसरा आता है आपका प्राइमरी डेफिशिएट। बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो फिस्कल डेफिशिएट है वो चलता है, क्राउडिंग आउट होता है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट होता है, नेशनल डेब्ट होता है, ठीक है ना। फिर आपका तीसरा है प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट डिफरेंस होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जब आप किसी से बोरोइंग्स लोगे तो लोन वगैरह भी दोगे, ब्याज वगैरह भी दोगे, उसको जब माइनस कर दोगे तो हमारा क्या निकल के आता है, प्राइमरी डेफिशिएट। तो ये 3 डेफिशिएट होते हैं, इन्हीं से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स, है ना। तो फिर आता है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। अब इसमें क्या होता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड बजट में अगर गवर्नमेंट रिसीप्ट बराबर हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, तो हमारा जो बजट है वो क्या कहलाएगा सर, बैलेंस्ड बजट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड बजट। और अगर देखो इसमें होता क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या हैं, गवर्नमेंट को वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करने जो फालतू के हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छे से चल रही है, ठीक है ना, तो वो हमारा बैलेंस बजट होता है। अनबैलेंस बजट क्या होगा सर, अनबैलेंस बजट का मतलब है जहाँ पे रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर नहीं हो, या तो सरप्लस बजट होगा या डेफिशिएट बजट होगा। सरप्लस बजट होगा तो यानी कि गवर्नमेंट रिसीप्ट ज़्यादा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, और सरप्लस डेफिशिएट होगा, सॉरी डेफिशिएट बजट होगा मींस एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीप्ट के। तो यहाँ पर ये जो आपका गवर्नमेंट बजट है ये चैप्टर ख़त्म होता है अच्छे से। अभी हमारे एक तरीके से 3 चैप्टर या 2 चैप्टर कह सकते हो, मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हुआ और गवर्नमेंट बजट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा, या तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हो या फॉरेन एक्सचेंज रेट कह सकते हो। तो सबसे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज रेट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आपका लास्ट पढ़ेंगे BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेफर करता है जब हम अपनी कंट्री जैसे कि इंडिया की करेंसी किसी बाहर की कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जिस रेट पर हमारी डोमेस्टिक करेंसी को बाहर की करेंसी से एक्सचेंज किया जा रहा है उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं कहूँ अगर $1 की कीमत 70 रुपये है, तो अगर आपको $1 चाहिए तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 70 रुपये देने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो ये रेशियो बताता है 2 कंट्री के बीच का। इसको हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमारे 2 तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं। एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है जिसमें सबसे पहली बार इसका दूसरा नाम फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी होता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी होता है। इसमें जो भी डिमांड और सप्लाई है, जो भी रेट है
वो मार्केट की फोर्सेस द्वारा डिसाइड करी जाती है। यानी कि मार्केट में जैसा माहौल चल रहा है वो डिसाइड करता है किस कंट्री की करेंसी की कीमत कितनी होगी, है ना। इसे हम फ्री एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिमांड फोर्सेस है मार्केट की वो डिसाइड करेंगी क्या होना है, कैसे होना है ना। दूसरी चीज़, अगर इसमें जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई उसके डिमांड के बराबर होगी तो उसको हम कहते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज, या आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो डिमांड है और सप्लाई है वो कैसे काम करती है। देखो मेरी बात, आपको ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज में जो फॉरेन कंट्री की करेंसी है उसकी रेट अगर बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। ऐसी बात है, कम होगी। और उसका स्लोप क्या होगा सर, डाउनवर्ड स्लोप होगा। अगर फॉरेन करेंसी की जो रेट है वो कम होगी तो डिमांड क्या होगी सर, बढ़ेगी। ये पॉइंट क्लियर होगा आपका। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में इसका जस्ट उल्टा, रेट ज़्यादा होगी अगर फॉरेन एक्सचेंज की तो डिमांड ज़्यादा होगी, हायर एक्सचेंज होगा। रेट कम तो कम, ठीक। तो ये तो हमारा होता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर जो फॉरेन करेंसी है उसकी जो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है और फिर भी उसकी डिमांड बढ़ जाए तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, और डिमांड घट जाए तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड आपके पढ़ने के हैं, एक होता है आपका करेंसी एप्रिसिएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ कौन सी करेंसी सर, हमारे देश की। ये वो सिचुएशन है एप्रिसिएशन वाली जहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो कम होगी। फॉर एग्जांपल पहले $1 था 60 रुपये का, अब $1 हो गया 55 रुपये का, यानी कि हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक वैल्यू है करेंसी की वो क्या हो गई, अब एक तरीके से बढ़ गई। इसको हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन। और अगर ये उल्टा होता, पहले सर $55 का था, हो गया 60 का, तो हमारी देश की करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हुई। फिर अभी मैंने आपको बताया था दूसरा मेथड जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जो भी रेट होती हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है पर्टिकुलर लेवल पर। मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर इसका कोई फ़र्क नहीं होता, वो अपने हिसाब से हम सेट करते हैं, हाई करना चाहे हाई, लो करना चाहे लो। और इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन, सॉरी अभी आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का इस्तेमाल करती है। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब जब गवर्नमेंट अपनी कंट्री की करेंसी को कम करेगी एक्सचेंज रेट को बढ़ाकर, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन। और जब गवर्नमेंट अपनी कंट्री की करेंसी को बढ़ाएगी एक्सचेंज रेट को कम करके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन। एक तरीके से बस नाम थोड़ा चेंज है, ठीक है ना। और सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक बहुत पहला सिस्टम था जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था कि इसमें जो भी, ये पहली बात तो ये 1920 तक चला था। जो गोल्ड था उसको एक कॉमन यूनिट ले लिया जाता था कि अगर आपको इस कंट्री का, आपको अगर 1 पाउंड चाहिए तो आपको इतने ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा या इतने ग्राम सिल्वर देना पड़ेगा। इसको हम मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, या आप मिंट पैरिटी भी कहते हैं।
मिंट का मतलब करेंसी जो कि गोल्ड वैल्यू में बताई जाती थी। एक होता था ब्रिटेन वुड सिस्टम, और उसको हम एडजस्टेबल पैग सिस्टम भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अलाउ था, ठीक है ना। जो आपका यूएस डॉलर वगैरह होते थे उन सब में थोड़ा बहुत एक्सचेंज अलाउ था। और इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया सबको 1977 में, और 1977 में क्या आ गया सर? फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो गवर्नमेंट क्या करती थी? देखो, मैनेज फ्लोटिंग करती थी। सर मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है? मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, आप कह सकते हो आरबीआई, उसने अपना एक लेवल सेट कर रखा है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उस लिमिट से कम या ज़्यादा रेट होता है, देखो डिमांड कौन बताएगा सर? मार्केट बताएगा। सप्लाई कौन बताएगा? मार्केट बताएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की डिसाइड करी डिज़ायर रेट से कम या बढ़ती होता है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी। उसको हम क्या कहते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। ताकि वो जितना उन्होंने सोचा था उससे कम, या जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा नहीं हो जाए, ठीक है ना। ये वो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसमें ओकेजनली सेंट्रल बैंक बीच में आती है और जो भी रेट होती है उन्हें इन्फ्लुएंस करती है, चेंज करती है। इसको हम डल्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डल्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, है ना, मैनेज फ्लोटिंग को। तो अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि सर जो हमारी डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है? भाई डिमांड कैसे करी जाएगी? आपने इंटरनेशनल लोन लिया है, उसका रीपेमेंट करना हो, आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ इंपोर्ट करना हो, बाहर से कुछ परचेज करना हो, डोनेशन देनी हो, पेमेंट आना हो या जाना हो, ये सारी चीज़ें। एक्सपोर्ट इसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना। ये सब तो खैर आप जानते ही होंगे, पैसा कैसे आएगा कैसे जाएगा। फिर आपका मेन आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहां पे हमारी देश की करेंसी अलग अलग देश की करेंसी से चेंज करी जाती है। आप जितना चाहो उतना इसमें चेंज कर सकते हो। तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं सर? पहला फंक्शन है इसका ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन इम्प्लाइज करता है कि ये आपको परचेजिंग पावर देता है फॉरेन एक्सचेंज की। आप अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री में इतना इतना चाहो तो ये परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। दूसरा है आपका क्रेडिट फंक्शन। अब इसमें क्या होता है? ये इम्प्लाइज करता है कि आप प्रोविज़न बनाते हो किसका? क्रेडिट का, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये किसके लिए बनता है सर? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, अलग अलग कंट्री में। तीसरा है आपका हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या क्या मतलब होता है? जब लगता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें कुछ वेरिएशन हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई रिस्क ना हो, तो हम क्या करते हैं? हेज कर देते हैं, यानी एक एक्सचेंज रेट को लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा भी $1 की कीमत चल रही 75, अब हमें लग रहा है कीमत बढ़ेगी या घटेगी, तो हम इस रेट को लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और उसके फंक्शंस होते हैं। फिर ऑपरेशंस जो होते हैं, काम जो होता है, वो दो टाइप में होते हैं। एक आपका स्पॉट मार्केट, एक होता है स्पॉट मार्केट, और दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट। तो पहले हम समझेंगे स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका वो मार्केट होता है जो हैंडल करता है हमारे करेंट ट्रांजैक्शन। करेंट ट्रांजैक्शन का मतलब जो अभी रिसेंट के ट्रांजैक्शंस करे जाने हैं, है ना। करेंट ट्रांजैक्शन जो अभी के अभी करे जाने हैं, यानी ऑन द स्पॉट करे जाने हैं, जो डेली नेचर के हैं, जो फ्यूचर के ऊपर नहीं है, जो अभी करे जाने हैं। तो जो हमारा स्पॉट मार्केट होता है उसमें जो भी रेट डिसाइड की जाती हैं वो भी स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज होती है। स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज जो अभी चल रही हैं, जब आपने ट्रांजैक्शन किया उस समय जो रेट चल रही हैं। और दूसरा मार्केट होता है आपका फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो एक्सचेंज रेट होती है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैंडल किए जाते हैं फ्यूचर डिलीवरी पर।
यानी कि आज तो आपने ट्रांजैक्शन साइन कर दिया, ठीक है ना, लेकिन जब इसका पेमेंट या इनको नेशनलाइज किया जाएगा वो किसी फ्यूचर डेट पर किया जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपका है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। अब आपका चैप्टर बचता है लास्ट, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको थोड़ा हम अच्छे से देखते हैं कि सर क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब बारी आती है हमारे लास्ट चैप्टर की, जो है बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर्स मैंने कराए आपके वन शॉट वीडियो 18 मार्क्स के कवर किए जाएंगे, यानी कि सर डेवलपमेंट हमारी 22 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? 22 मार्क्स की। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जो हमारी गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट अपने कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखती है। हर गवर्नमेंट अपने कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, रखती है, जो उनके रेसिडेंट के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हुए हैं। यानी कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनके द्वारा आउट ऑफ इंडिया के साथ जो लेन देन किए गए हैं उनके रिकॉर्ड जो रखता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें बारी आई, इसमें क्या होता है सर? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है? सबसे पहला विजिबल आइटम्स और गुड्स। विजिबल आइटम्स और गुड्स, इसमें वो आइटम्स आते हैं, वो गुड्स आते हैं जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, मेजर कर सकते हो, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? विजिबल आइटम। उसके बाद सेकंड आता है इसमें इनविजिबल आइटम्स, या आप इसे सर्विसेज भी कह सकते हो। इनविजिबल आइटम्स आपके वो आइटम्स होते हैं जो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज की, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटी, शिपिंग फैसिलिटी, जैसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। और क्या आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में? यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है सर? ये वो रिसीप्ट और पेमेंट है जो वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, छूट, ये सारे हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं। फिर होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। आपने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आप कोई वर्क करते हो, वहां आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पर, या वर्क पर आपको सैलरी मिल रही है, वो आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। और आपके कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं सर? कैपिटल ट्रांसफर का मतलब होता है हमारी कैपिटल रिसीप्ट, और आई होप शायद आप कैपिटल रिसीप्ट जब समझ गए होंगे, जिस रिसीप्ट के आने से और जाने से एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। तो ये तो बात थी हमारी सर बीओपी क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है। मीनिंग ऑफ बीओपी क्या होता है? मीनिंग ऑफ बीओपी अकाउंटिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है सर? अकाउंटिंग होती है, यानी कुछ चीज रिकॉर्ड करी जाएगी। तो इसमें हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो चलता है, यानी कि बीओपी का जो डेबिट साइड है वो बराबर होना चाहिए बीओपी के क्रेडिट साइड से, तब माना जाता है कि आपको जो बीओपी है वो बैलेंस है।
कुछ आइटम जो हमारा बीओपी अकाउंट होता है उसमें इंक्लूड करे जाते हैं एरर एंड ओमिशंस के नाम से, अगर हमारा बीओपी बराबर नहीं आता है। और अगर फिर भी बराबर नहीं आ रहा है तब हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जब हम बीओपी में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से, यानी कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमने कोई ट्रांजैक्शन की है जिसकी वजह से हमारा बीओपी बराबर नहीं है, तो उसे बराबर करने के लिए हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उसमें क्या होता है सर, बीओपी एक अकाउंटिंग सेंस है, हमें समझ में आया यहाँ तक। यानी कि इसमें क्या होगा, इनफ्लो होगा किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, वो बराबर किसके होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अगर वो बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या है सर, दोनों बराबर हैं, इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी। अगर सरप्लस है मींस जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज की वो ज्यादा है और आउटफ्लो है वो कम है। और अगर डेफिशिएट है मींस इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। ये तो बात हुई हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अब बारी आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब यहां क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन कौन से आइटम, विजिबल आइटम्स। कौन से आइटम, विजिबल आइटम्स। तो अगर आप बीओटी का फॉर्मूला लिखोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अब आपको क्या देखना है कि जो भी हमारी एक्सपोर्ट होती है उसको हम हमारे बीओपी में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हमारी इनफ्लो है और पॉजिटिव आइटम है, यानी कि हमारे पास पैसा क्या होगा, आएगा। और कोई भी अगर इंपोर्ट किया जाएगा तो उसको हम बीओपी में डेबिट साइड में डालेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आउटफ्लो है और इससे हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बीओपी का ही एक हिस्सा है। अगर आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है इंपोर्ट से, तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या है, फेवरेबल है। और अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो वो अनफेवरेबल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। तो अब आपको ये दोनों क्लियर हुआ होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स कह सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। अगेन जो हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं से पढ़ना है। करेंट अकाउंट में क्या होगा सर, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कि रेसिडेंट ने करे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिससे रेसिडेंट की या कंट्री की या गवर्नमेंट की एसेट्स पर या लायबिलिटी पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हमारे कौन से, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल आइटम यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, ये सब आते हैं करेंट अकाउंट में। अगर इनमें अमाउंट आ रहा है यानी कि आपने पढ़ा ही है एक्सपोर्ट में क्या होगा, इंपोर्ट में क्या होगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जब एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट ऑफ होगा गुड्स का, उसे हम मर्चेंडीज ट्रांजैक्शन या विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, कौन सी चीज कहाँ रिकॉर्ड करी जाएगी वो मैंने आपको पहले ही बताया है।
पैसा आ रहा है, यानी कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स को, पैसा आएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा अगर वो करेंट अकाउंट का है, सॉरी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और इंपोर्ट होगा तो वो डेबिट साइड में, क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस है। ऐसे ही सर्विसेज में भी सेम फंडा लागू होगा। ऐसे ही यूनिलेटरल ट्रांसफर में भी, मतलब कि आ रहा है सर वो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्रेडिट साइड में आएगा, जा रहा है तो वो नेगेटिव है, डेबिट साइड में आएगा। तो अब करेंट अकाउंट सरप्लस और करेंट अकाउंट डेफिशिएट, इसमें क्या होगा? करेंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है कि जो आपके क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं, जो आपने क्रेडिट साइड में अमाउंट डाला है वो ज्यादा है डेबिट साइड से, तो आपका जो करेंट अकाउंट है वो सरप्लस है। और अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से बीओपी का, तो वो करेंट अकाउंट डेफिशिएट है ना। और अगर आपका करेंट अकाउंट डेफिशिएट है तो वो इंप्लाइज करता है हमारा नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो बात करी मैंने आपसे करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दूसरा आता है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो रेसिडेंट द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किए गए हैं और जिससे कंट्री की या रेसिडेंट की या गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। जैसे कि आपकी बोरोइंग्स एंड लैंडिंग, ये एग्जांपल्स हैं बेटा। जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपका चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग एंड लैंडिंग में क्या होता है? बोरोइंग एंड लैंडिंग में दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक आपका होता है प्राइवेट ट्रांजैक्शन और एक होता है आपका ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में क्या होगा? प्राइवेट ट्रांजैक्शन में बेटा सारी आपकी जो एसेट्स हैं और लायबिलिटी है जो कि प्राइवेट सेक्टर की है, जो कि किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की है, या आप कह सकते हो नॉन गवर्नमेंट है। जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन लिया प्राइवेट सेक्टर से, कंट्री को रिसीव हुआ, या लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन, ये सारी चीजें हमारी क्या आती हैं? बोरोइंग और लैंडिंग में। अगर आ रहा है आपके पास तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? पॉजिटिव, यानी कि क्रेडिट साइड में, और आप पेमेंट कर रहे हो तो वो डेबिट साइड में। उसके बाद मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में भी हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? जो भी हमारी एसेट्स को परचेज किया जाता है, किससे? विदेश में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिसमें आपको पूरा कंट्रोल दिया जाएगा, बायर के पास पूरा कंट्रोल होगा एसेट्स का, वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने फॉरेन से कोई भी चीज को खरीदा, ये आपकी क्या है? एसेट्स बनेगी, और उस पे जो इन्वेस्टमेंट है पूरा आपका कंट्रोल रहेगा। सेकंड होता है इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारा वो इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें भी हम एसेट्स को परचेज करते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा कंट्रोल नहीं मिलेगा, उस एसेट्स के ऊपर आपका पूरा अधिकार नहीं होगा। जैसे परचेज ऑफ शेयर्स, ये जो शेयर्स वगैरह खरीदे जाते हैं उसमें पार्शियल कंट्रोल मिलता है, फंडा वही रहेगा, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में, जाएगा तो डेबिट साइड में। फिर आपका तीसरा आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। अब ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन ये क्या होते हैं? जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होती कंट्री की,
जो कि हमारे सेंट्रल बैंक के पास होती है। जब जब इन रिजर्व में और रिजर्व डालना पड़े, एडिशनल रिजर्व, तो इसका मतलब है वो आपका नेगेटिव बैलेंस है और आपके बीओपी में डेबिट साइड में जाएगा। जब इस रिजर्व में से पैसा निकालना पड़े, यानी कि ये आपका पॉजिटिव है और कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। सरप्लस होगा तो क्या होगा, डेफिशिएट होगा तो क्या होगा। सरप्लस उसी कंडीशन में होगा जब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है डेबिट साइड से, और डेफिशिएट किस कंडीशन में होगा, जब डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट साइड के अमाउंट से। तो अब मैं आपके साथ कुछ आइटम बोलूंगा, जैसे कि आपको बताना है वो क्या होगा, है ना। जैसे इंडियन इन्वेस्टर ने अब्रॉड में पैसा लगाया, आउटफ्लो है, पैसा गया, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए पैसा आया, इंपोर्ट किया हमने कोई चीज, ये सारे इसके एग्जांपल्स। फिर आपके बेटा दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, या आप कह सकते हो दो तरीके के आइटम्स होते हैं। एक होता है आपका ऑटोनॉमस आइटम्स। तो पहले ऑटोनॉमस आइटम्स को समझते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स हमारे वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका इकोनॉमिक मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इनमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को नहीं ध्यान दिया जाएगा, इनमें कोई बीओपी आइडेंटिटी नहीं ध्यान दी जाएगी। ये ट्रांजैक्शन प्राइवेट सेक्टर भी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी करते हैं। ये आपके करेंट अकाउंट में भी होते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी होते हैं, और इनको हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। ऑटोनॉमस आइटम को अबव द लाइन आइटम्स। फिर दूसरा होता है सर एकोमोडेटिंग आइटम्स। एकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब क्या होता है, ये वो ट्रांजैक्शंस नहीं होते जो प्रॉफिट के मोटिव से किए जाएंगे, ये बीओपी के हिसाब से करे जाते हैं। इसको सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर करता है, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट आता है, और इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। बिलो द लाइन आइटम्स। तो उसके बाद इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक रहता है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। इसका मतलब क्या है, जब आपका जो बीओपी है वो बराबर नहीं है। बीओपी या तो आपका सरप्लस है जहां पर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, या डेफिशिएट है। इसको आप फेवरेबल और इसको आप अनफेवरेबल भी कहते हो। कॉजेस क्या रह सकते हैं आपके बीओपी जो डिसिक्लेम है उसके जो कॉजेज हैं वो तीन पार्ट में बटे हुए हैं। एक है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, एक है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, और एक है हमारा सोशल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है, सबसे पहला जैसे कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो डेवलप कंट्री होती हैं वो डिपेंड होती हैं डेवलप्ड नेशन पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। जो डेवलपिंग कंट्री होती है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के लिए, इससे क्या होता है उनका इंपोर्ट बढ़ जाता है। उनका इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बीओपी सर डेफिशिएट होगा। दूसरा, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उस टाइम में वो इंपोर्ट करेंगे लेकिन वो काफी चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी इंपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारा बीओपी डेफिशिएट हो जाएगा। फिर ट्रेड साइकिल के ऊपर रिसेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन हो गया तो आपका सरप्लस हो जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल फैक्टर्स में पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से, सोशल फैक्टर में जो हमारे आसपास का माहौल है उसकी वजह से चेंज होना, ये सारी चीजें डिसइक्विलिब्रियम बेसिकली व्हाट कि आपका जो बीओपी है वो बराबर नहीं है। अब आपका जो बीओपी है उसे अकाउंटिंग सेंस में क्या कहते हैं और ऑपरेशनल सेंस में क्या कहते हैं। अकाउंटिंग सेंस में जो आपका बीओपी है वो कहलाता है इक्वल ऑफ टोटल रिसीप्ट एंड टोटल पेमेंट, और ऑपरेशनल सेंस में कहलाता है जो भी हमारे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं
एकोमेट्रिक ट्रांजैक्शंस करे गए हैं, किस लिए? ताकि हम बीओपी को क्या करें, बैलेंस कर सके। क्लियर है? यस बेटा। तो आपको हाँ काफी ज्यादा मेहनत लगी इस पूरी वन शॉट वीडियो बनाने में, तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।